वंदे मातरम प्यारे विद्यार्थियों, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने ये जो बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस था, एग्ज़ाम पैटर्न था, उस एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझने का प्रयास किया था। हमारा जो ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें सब्जेक्ट है, उसका नाम है एलिमेंट्री कैलकुलस। हमने थोड़ा सा कल जानकारी दे दिया था कि कैलकुलस में हम पहला पढ़ेंगे क्या। पहले तो गणितज्ञों के बारे में पढ़ना चाहिए, है ना, उनके योगदान के बारे में मैंने बता दिया था और उनके लिए हम अलग से कभी वीडियो बनाएंगे ज़रूर। और जो हमारा मैथमेटिक्स का जो शुरुआत होता है वह होता है अनुक्रम से, है ना। हिंदी में कहते हैं क्या, अनुक्रम, और अंग्रेजी में कहते हैं सीक्वेंस। और जो पूरा चैप्टर का नाम होगा वह है अनुक्रमों का अभिसरण या अनुक्रमों की अभिसारिता, इस नाम से जाना जाएगा। अंग्रेजी में कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस कहते हैं। तो ये जो है आपने कल देखा था, उसको याद कर लीजिएगा। मैंने फिर से दोबारा लिख दिया है कि हम कल क्या पढ़े थे, अनुक्रम पढ़े थे, उनके एग्जाम्पल पढ़े थे। वो शॉर्टकट में क्या याद करेंगे, जब भी कोई फंक्शन जिसका नेचुरल नंबर रखा जा सके और रियल नंबर मिले, उन तमाम फंक्शनों को कहते हैं हम लोग क्या, जो है वह एक सीक्वेंस है कहते हैं। जैसे कि मैं बार बार बताता रहता हूँ, एग्जाम्पल हमने कई बार कर लिया। जैसे कि एक एसएन सीक्वेंस है, इस एसएन सीक्वेंस में हमने 1/n रख दिया। अब 1/n है मतलब यही फंक्शन है। फंक्शन किसे कहते हैं, जहाँ कुछ रखते बने। तो डोमेन जो है नेचुरल नंबर है। जब जब मैं 1 2 3 रखता जाऊँगा नेचुरल नंबर, तो 1/1 आएगा, 1 हो गया। यहाँ पर क्या रखूँगा, 2 1/2, फिर 1/3, ऐसे करते करते हम चलते रहेंगे और ये ख़त्म नहीं होगा। यही अनुक्रम है। हम दोबारा बता रहे हैं कल की बातों को, तो सारे एग्जाम्पल भी हमने बता दिया था। आज की क्लास में हमें क्या सीखना है, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है, एकदिष्ट अनुक्रम क्या है। तो एकदिष्ट का मतलब होता है एक दिशा। अब एक दिशा की दो तरीके होते हैं, दो तरीके से बताएंगे एक दिशा को। एक दिशा कहने का मतलब देखिएगा, या तो एक दिशा में बढ़ रहा होगा या एक दिशा में घट रहा होगा। कोई अनुक्रम या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। अगर ऐसी जो है स्थिति बता पाओ तो उन अनुक्रमों को हम एक अलग से गुणधर्म के अनुसार से उनको थोड़ा सम्मान देंगे, ऐसा कह सकते हो, या फिर परिभाषित करेंगे, कहेंगे कोई भी अनुक्रम अगर बढ़ रहा होगा उसमें एक खासियत नजर आएगी। वो क्या खासियत नजर आएगी, उसके आगे के टर्म हमेशा बड़ा पाया जाएगा। क्या बड़ा पाया जाएगा, आगे के टर्म। जैसे कि आपको ध्यान से एक एग्जांपल के माध्यम से बताते हैं। इसका डेफिनेशन जो है आपको स्क्रीन में दिखेगा, उसको लिख सकते हो, है ना। जैसे कि ये एक एग्जांपल है, n², एक अनुक्रम है। याद रखना ये जो निशान है, इस निशान को ही कहते हैं हम लोग अनुक्रम। जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, फिर 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 4, 3 का स्क्वायर मतलब क्या, 9। इस प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। तो ये जो है इसी को कहते हैं क्या, चीज़ें बढ़ रही है। अगर मैं इसको पूछूं ये क्या है, टर्म है, ये क्या है, टर्म है। टर्म में आपस में रिलेशन, आगे के टर्म मतलब बड़े वाले टर्म नहीं बोलना चाहिए, आगे के टर्म बोलना चाहिए। ये S2 होगा, ये S1 होगा अगर n की जगह 1 रखूंगा। जैसे कि ये S1, ये क्या है, S1 है, ये क्या है, S2 है, S3 है। इस प्रकार से जितना जो पद मिलते हैं उसका अलग अलग नाम होगा। तो जो ये जो टर्म नज़र आ रहे हैं, इन टर्म में रिलेशन ऐसे पाया जाएगा। तो ऐसे जो सीक्वेंस होंगी उन सीक्वेंस को क्या कहेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे। तो ये जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ध्यान से देखना है, आप लोग को समझना है। ओके, ठीक, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। और अगर वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ। 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, और उसका 4 का स्क्वायर 16, ऐसा लिख सकते हो। ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। ओके, ठीक। तो यही मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन आप जो है जैसा आपको स्क्रीन में दिखेगा वैसा आप लिख सकते हो। आप अपने याद के लिए ऐसे भी उतार सकते हो। आपके कॉपी में जानकारी होनी चाहिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का हुलिया कैसे दिखता है, ये प्रारूप कैसे दिखता है, ये तरीका है बताने का, है ना। ये जो है एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम कहलाता है। बढ़ रहा है, वर्ध मतलब बढ़ना, वर्धमान मतलब बढ़ना, ठीक है। एक दिशा में बढ़ रहा है, इसलिए एकदिष्ट वर्धमान। एकदिष्ट ह्रासमान क्या होगा, बोलेंगे जस्ट इसका उल्टा। n जो पद होंगे आगे का वो हमेशा थोड़ा छोटे होते चले जाएंगे। जैसे कि ये एग्जाम्पल देखें ज़रा, तो ये एग्जाम्पल क्या है, एकदिष्ट ह्रासमान का है। मैं यहाँ एग्जाम्पल को लिख देता हूँ। ये एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हो, 1/n लिख दिया। ये ह्रासमान है, क्यों, क्योंकि पहले 1 रहेगा, 1/1, फिर 1/2। आपको लगेगा वही एग्जाम्पल सर क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं वही एग्जाम्पल जो कल बताए थे उन्हीं को क्यों लेकर समझा रहे हैं, ताकि बच्चों के मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहो।
और ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में कोई भी आप सीक्वेंस पकड़ लो, ये वर्धमान ह्रासमान के बारे में बात किया जा सकता है। तो क्यों ना हम पुराने जो भी एग्जाम्पल बता रखे थे उन्हीं में हम ये ह्रासमान और ये वर्धमान के बारे में बात करें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बात करें। इंग्लिश वाले जो है बिल्कुल डरेंगे नहीं। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, एक दिशा में बढ़ना। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग मतलब एक दिशा में घटना, छोटा होना, कम होना, ऐसे बोलेंगे। देखो ये छोटा हो रहा है, ये आपका S1 है, ये आपका S2 है, फिर अगर आएगा तो S3। आप देख पा रहे हैं कि पहले 1 था, बड़ा था, 1 के बाद क्या है 1/2 छोटा हो गया, फिर 1/3। इस प्रकार से चीज़ें जब घटना चालू हो जाए तो एक दिशा में घट रहा है, इसलिए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ह्रासमान हो रहा है, कम हो रहा है। और मैथमेटिकली उसको कैसे शो करेंगे, ये शो करते हैं इस तरीके से। तो डेफिनेशन जो है आप अच्छे से लिख लीजिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, डेफिनेशन आपको पहले स्क्रीन में दिख चुका है, उसी को आप नोट कर लेंगे, है ना। और सभी विद्यार्थी जो है जैसे ही ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब ये जो एग्जाम्पल हमने बताया वो तो आपको समझाने के लिए बताया, आपके बुक के एग्जाम्पल भी आप उठा सकते हो और अपने तरीके से चीज़ों को बता सकते हो। अब हम बात करते हैं बॉन्डेड सीक्वेंस क्या है। किसी सीक्वेंस को बॉन्डेड कब कहते हैं? बॉन्ड का मतलब क्या है, आप पहले इस शाब्दिक अर्थ को समझो, है ना। शाब्दिक अर्थ मतलब क्या, कोई चीज़ें बंधा हुआ है ना। हिंदी में जो हम यहाँ जो शब्द लिखे हुए हैं परिबद्ध, वो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, गणितीय भाषा में इन शब्दों को लिख रहे हैं। जैसे कि बंधा हुआ बोलूँगा तो ये सामान्य इनफॉर्मल लैंग्वेज हो जाएगा, अनौपचारिक हो जाएगा। औपचारिक भाषा, हर सब्जेक्ट की अपनी औपचारिक भाषा होती है, विज्ञान की अपनी भाषा है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, है ना। हर जो है अलग अलग जो है सब्जेक्ट होती हैं, उसकी कुछ भाषाएं, उसकी कुछ वर्ड्स होती हैं जो कि थोड़ा अच्छा लगता है। तो हमारे यहाँ पर बंधा हुआ को गणित में हम क्या बोलते हैं, परिबद्ध, बंधा हुआ, परिसीमा से बंधा हुआ, किसी विशेष नियम से बंधा हुआ। तो कोई अनुक्रम बंधा होगा तो कितने तरीके से बंधा होगा, 2 तरीके से बंधा होगा, या तो ऊपर से बंधा होगा या फिर नीचे से बंधा होगा। अब देखिएगा ये जो भाषा का जो मैंने प्रयोग किया, इस भाषा को लेकर आप कन्फ्यूज नहीं होना। जो बंधा हुआ कहा उसका सीधा सा अर्थ ये है कि मान लो मेरे पास सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस में एक मान आता है ना, उसको मैं क्या लिखता हूँ, m। तो ये जो m है, इस m को कहते हैं क्या हम लोग, अपर बॉन्ड, और सीक्वेंस को अपर बॉन्डेड। सबसे बड़ा मान सीक्वेंस के अंदर से ही एक ऐसा मान निकल जाए जो कि क्या हो, उस पूरे सीक्वेंस के सभी अलग अलग मानों से हमेशा क्या हो, बड़ा हो। तो इसको हम कहते हैं अपर बॉन्ड और सीक्वेंस को अपर बॉन्डेड। कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम्पल के माध्यम से तुरंत समझ आ जाएगा। अब परिभाषा, मान लो कोई बच्चा बोलेगा इसको लिख दो, इसका भी लिख सकते हैं, मैं परिभाषा लिख देता हूं, है ना। हालांकि स्क्रीन में हम शो करेंगे, इंग्लिश में शो कर देंगे, दिख जाएगा। एक सीक्वेंस को, है ना, एक अनुक्रम को, है ना, या फिर हाँ सही है, एक अनुक्रम क्या है हमारा अनुक्रम, एक अनुक्रम SN को ऊपरी परिबद्ध कहते हैं, मतलब अपर बॉन्डेड कहते हैं, ऊपरी परिबद्ध कहते हैं यदि क्या हो, यदि एक वास्तविक संख्या, अब वास्तविक संख्या यहाँ लिखेंगे नहीं, बस इतना लिखना, ये निशान लगाना है। इस निशान को क्या कहते हैं, देयर एग्जिस्ट। इस निशान को क्या कहते हैं हम लोग, देयर एग्जिस्ट। ये देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या है, अस्तित्व। क्या है ये, अस्तित्व है। अस्तित्व मतलब कोई चीज़ है, ऐसा है, ठीक है। तो एक m ऐसा होगा जो कि क्या होगा, रियल नंबर। रियल नंबर क्यों, क्योंकि हम सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए हमेशा क्या देखने को मिलेगा, हर चीज़ रियल नंबर। और सच दैट ऐसा लिख देंगे, शॉर्टकट, इसमें बात क्लियर हो जाती है। कैसा होना चाहिए, ASN <= m। ये हो गया परिभाषा, इतना परिभाषा है गणित में, ऐसे सुंदर से लिखेंगे। हालांकि आप सभी जो है 12th लेवल से निकल के आए हो तो डरेंगे नहीं, आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखते जाएंगे, आपको मज़ा आएगा। और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आप जो है जितना मैं सिखा रहा हूं उसको आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आपका लेवल चेंज होगा। आप 11th 12th में जो है डेफिनेशंस कम पढ़ते थे, न्यूमेरिकल बनाते थे, तो आप लोग को हमेशा ऐसा लगेगा कि ये क्या बकवास पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। जबकि सबसे ईजी, सबसे ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसको आपको आगे फिर से सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होगा। आगे सेकेंड सेमेस्टर तो नहीं बोलूँगा, आगे के सेमेस्टर में और पढ़ना होगा, MSc में पढ़ना होगा। अगर IIT JEM में जाते हैं तो IIT में पढ़ना होगा, नेट सेट का एग्जाम देते हैं तो नेट सेट
सेट का एग्जाम में पढ़ना होगा, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देंगे तो वहाँ भी पढ़ना होगा, हर जगह पे पढ़ना होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे आगे चलकर रियल एनालिसिस, वहाँ पर एज इट इज जितना हम बोल रहे हैं सेम टू सेम दोबारा लिखा जाएगा। तो क्यों ना आप यहीं से अच्छे से चीज़ों को सीखो। और ये ईजी है तभी आपके लिए पहला यूनिट के रूप में रखा गया है। पूरा यूनिवर्सिटी के जो विद्वान प्रोफेसर हैं सभी जानते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ योग्य है और किस तरीके से आपके लिए प्रस्तुत करना चाहिए करके। हालांकि बुक में बहुत सारे थ्योरी है, मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाए हैं मान के चलो, और एग्जाम में इससे बाहर का नहीं आएगा, है ना। मेरा 7 साल का अनुभव जो है ये कहता है, जितना हमने अभी तक पढ़ा है, सारे विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटी में टॉप करते हैं हमारे विद्यार्थी, वो जो है इन्हीं शॉर्ट नोट से अपने ज्ञान को थोड़ा ज़्यादा बेहतर बना के अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को अच्छा करते हैं, इसलिए जो है अच्छा नंबर आता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को चीज़ें थोड़ा अच्छा समझ आएगा ही आएगा। डेफिनेशन को दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ। एक सीक्वेंस एसएन को हम क्या कहेंगे, अपर बाउंडेड कहेंगे, ऊपरी परिबद्ध कहेंगे। कब कहेंगे, जब जो है कोई ऐसा एम हो, एम मतलब क्या, रियल नंबर, जो कि सभी सीक्वेंस उस सीक्वेंस के सभी टर्म को क्या करेगा, छोटा बोलेगा। अब जैसे कि वहाँ एग्जाम्पल में देखो, यहाँ एग्जाम्पल जो मैंने लिखा था उसी को ध्यान से देखो, इसमें आपको बड़ा छोटा क्या होगा वो देखना, घट रहा है, चाहे घट रहा हो बढ़ रहा हो, अक्सर करके जो डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग में पहला जो एलिमेंट होता है हमेशा वो अपर बाउंड होता है, उल्टा है, बड़ा है। एक ऐसा मान है, ये m है ना, ये s1 है तो बराबर आ गया, s1 बराबर में 1, वो अंदर में है वो। अगर मैं s2 को चेक करूंगा तो क्या आ रहा है, s2 छोटा, s2 क्या है 1/2, 1/2 से 1 बड़ा है। मैं इसी को m कहना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, कुछ कारण से हमारा वीडियो जो है थोड़ा सा बिगड़ गया था, उसमें जो है वॉइस नहीं आई थी, इस कारण से मैं थोड़ा सा चीज़ों को रिशूट कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा और समय देके, ताकि जो है, हालांकि इसको लेंदी नहीं करना चाहता, आपको पकाना नहीं चाहता। जो हमारा 1 घंटा का क्लास था उसको मैं थोड़ा शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको अभी प्रोवाइड करूँगा ताकि आपको याद रहे करके, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि ऊपर का एग्जाम्पल है वो अपर बाउंडेड है। क्यों अपर बाउंडेड है, क्योंकि उस पूरे सीक्वेंस पे 1/n वाले सीक्वेंस पे आप ध्यान से देखेंगे तो 1 सबसे बड़ा है, फिर 1/2 छोटा है, और इस प्रकार से 1/3, 1/4 आप चेक करने जाएंगे तो बाकी सब छोटे हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक नंबर है जो कि कैपिटल M है और वो रियल नंबर है। आप देखेंगे तो जितने भी s1 है, s1 के बराबर है, और उसके बाद s2 को देखेंगे तो s2 छोटा है किससे, 1 से। तो क्यों ना हम बराबर भी लिखेंगे, Sn में ये भी तो है, S2 में ये भी तो है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। अब पूरी तरीके से हम बोलेंगे जो भी हमारे Sn है, इसको Sn कहते हैं, S1 S2 S3, तो जो भी हमारा Sn है इस n कैपिटल M से क्या है, छोटा है या बराबर है। इसलिए पूरा सीक्वेंस क्या है, अपर बॉन्डेड है, अपर बॉन्ड मौजूद है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये M को क्या बोलते हैं, अपर बॉन्ड बोलते हैं। ओके, अपर बॉन्ड बोलते हैं। तो ये अपर बॉन्ड आपको याद होना चाहिए, अपर बॉन्ड किसे कहते हैं करके अच्छे से। फिर हम आगे बढ़ेंगे, अपर बॉन्ड के बाद लोअर बॉन्डेड क्या है। तो लोअर बॉन्डेड का डेफिनेशंस में आप क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं करेंगे, इसके डेफिनेशन में सेम टू सेम कहानी लिखेंगे। जहाँ ऊपरी परिबद्ध है वहाँ पर निम्न परिबद्ध लिखेंगे और स्मॉल m लिखेंगे। देयर एग्जिस्ट, सभी शब्द सेम टू सेम रहेंगे। देयर एग्जिस्ट में m r ऐसे लिखेंगे, m बिलोंग्स टू r करके, और सच डेट में क्या लिखेंगे बेटा, शब्द वही रहेंगे। एक अनुक्रम Sn को निम्न परिबद्ध, इसके जगह क्या लिखेंगे, निम्न परिबद्ध कहते हैं। यदि के बाद ये लाइन उतारने हैं आप लोग को, यदि क्या हो जाएगा, Sn जो है, या फिर ऐसे लिख देंगे, ये m जो है सबसे छोटा हो, यहाँ सबसे बड़ा होगा तो ऊपरी बंद, और जब सबसे छोटा हो जाएगा Sn से, सारे Sn से छोटा हो जाएगा तो ये लोअर बॉन्ड, और सीक्वेंस लोअर बॉन्डेड। इसको लोअर बॉन्ड बोलते हैं और सीक्वेंस को लोअर बॉन्डेड सीक्वेंस कहते हैं। निम्न परिबद्ध अनुक्रम, और ये निम्न परिबंध ऐसे कहते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जैसे कोई एग्जाम्पल बोलेगा तो एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे पहला एग्जाम्पल है मेरा, इस पहला एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए। पहले एग्जाम्पल में मैंने क्या कह दिया, मान लो एक सीक्वेंस बोल दिया, इस सीक्वेंस में आप जो उठाए थे इसी को देख लो, इसकी ही बारे में बात कर लो, तो भी ये अपर बॉन्डेड है क्या, नहीं सॉरी लोअर बॉन्डेड है। लोअर बॉन्डेड कैसे है, क्योंकि जब शुरुआत होगा ये n², बाकी कितना बड़ा होगा मुझे नहीं पता, इतना तो पता है कि 1 होगा, सबसे पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ऐसे करते करते 16 और बढ़ता रहेगा। कितना बड़ा होगा नहीं पता, लेकिन कितना छोटा है ये मुझे पता है। तो सबसे छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, और ये सबसे छोटा एलिमेंट 1 जो है
बाकी सीक्वेंस के एलिमेंटों से क्या है, छोटा या बराबर में आएगा, 1 के बराबर, बाकी सबसे छोटा। तो ये लोअर बॉन्ड है, यही क्या है, स्मॉल m है। आप और एग्जाम्पल लिख सकते हो, एग्जाम्पल में आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ यहाँ समझाने के लिए, फिर हम जो है लिमिट के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम ज़्यादा उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं वीडियो को रिशूट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया वीडियो में थोड़ा हमारा वॉइस का जो है वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, इस कारण से जो है मैं थोड़ा रिशूट कर रहा हूँ, और काफ़ी हमारा लंबा क्लास था उसको मैं अब शॉर्ट कर रहा हूँ, है ना। फिर भी हमारे सारे विद्यार्थी मैं उम्मीद करता हूँ आसानी से सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। अगर नहीं समझ आता तो अन्य हमारे वीडियोज़ है MSc का, BSc का, 7 साल से बहुत सारे हमने जो वीडियोज़ बनाए हैं वो वीडियोज़ आपको जो है यूट्यूब में फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ऐसा एक सीक्वेंस बोलता हूँ, इसको ध्यान से देखिए, 1/n+1। अब इसको देखो, पहले नेचुरल नंबर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/n+1। 1/n+1 मतलब आएगा 1/2, क्योंकि 1 रखोगे 1 + 1 2 आ जाएगा, ऊपर में 1 है। अगर 2 रखोगे तो क्या आएगा, 1/3 आएगा, क्योंकि 2 + 1 मतलब 3। मतलब n की जगह 1 2 3 रखते रहते हैं और 1 से ही शुरुआत करना है हर बार, है ना। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस, अनुक्रम। आगे एक और लिख देते हैं 1/4। ये भी क्या अपर बॉन्डेड है, लोअर बॉन्डेड है, बोलेंगे लोअर बॉन्डेड नहीं है, अपर बॉन्डेड है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये छोटा हो गया, छोटा हो गया। जब भी कोई सीक्वेंस में ऐसा बॉन्ड मिल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो सीक्वेंस बॉन्डेड है, या तो अपर बॉन्डेड या फिर लोअर बॉन्डेड। और जिस सीक्वेंस का अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड दोनों साथ में मौजूद हो उसको क्या लिखते हैं, मान लो लोअर बॉन्ड भी है और अपर बॉन्ड है, तो अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड जब दोनों साथ में आ जाते हैं तो उसको बॉन्डेड कहते हैं। मैं ऊपर में लिखता हूँ, बॉन्डेड कैसे होगा, जब अपर बॉन्ड लोअर बॉन्ड एक साथ मिल जाए, लोअर बॉन्ड भी हो सीक्वेंस का और जो है अपर बॉन्ड भी हो। तो पूरी तरीके से ऐसे सीक्वेंस जिसमें अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड दोनों होते हैं उन सीक्वेंस को कहते हैं बॉन्डेड सीक्वेंस, उन सीक्वेंस को कहते हैं बॉन्डेड। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से देखना उस एग्जांपल को, वो बॉन्डेड होगा। ये है एग्जांपल कुछ इस प्रकार से, जैसे कि हम एक सीक्वेंस बोलते हैं, बॉन्डेड का बता रहे हैं ना, ओवरऑल बॉन्डेड, अपर बॉन्डेड का अलग हो गया, लोअर बॉन्डेड का अलग हो गया। अब बॉन्डेड का देखते हैं, सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से है, 1 प्लस में -1 की पावर n। हमने कल इसका जिक्र किया था, याद होगा पिछले वीडियो में। अगर आप क्या रखेंगे, n की जगह 1 रखेंगे तो 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 1 और -1 की पावर 1, पहले बार 1 रखा नेचुरल नंबर, तो आपको यहाँ -1 मिलेगा। जब भी नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर का पावर क्या रखेंगे आप, 1 3 5, मतलब आप विषम संख्या रखेंगे, ऑड नंबर रखेंगे, तब नेगेटिव आएगा। -1 और +1 0 बना देंगे। अगर यहाँ 2 रख देते तो 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, दूसरा पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो -1 की पावर 2, मतलब कभी भी कोई नेगेटिव नंबर का पावर 2 होता है तो पॉजिटिव बन जाता है, तो +1 हो जाएगा, ये भी +1 इसलिए 2, तो 0 फिर आएगा। अगर नेगेटिव होगा मतलब क्या होगा, पक्का यहाँ 3 रखे रहेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो 2 0 2 0 या 0 2 0 2 ऐसा बनता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू स्मॉल m क्या है, स्मॉल m 0 है, कैपिटल M क्या है, वो 2 है। पूरा सीक्वेंस जो है 2 मानों पे बंधा हुआ है, या तो सबसे बड़ा 2 होगा या सबसे छोटा 0 होगा। इस प्रकार से ये सीक्वेंस क्या है, कोई पूछेगा, ये सीक्वेंस बॉन्डेड है। आगे हमारा एक थ्योरम जब बनाएंगे उस थ्योरम में ये जो है हेल्प कर रहा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लिमिट ऑफ सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। फिलहाल डेफिनेशंस आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा समझा दूं तो याद रखिएगा, पहले भी हम पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हैं, 11th-12th में सीमा व सातत्य पढ़े थे, याद होगा। वही लिखा गया है, कोई सीक्वेंस में एक मान l है, रियल नंबर ही होता है हर चीज सीक्वेंस में। एक सीक्वेंस में रियल नंबर को उस सीक्वेंस का क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं, सीमा कहते हैं, है ना। मैं कल इंग्लिश में भी लिखाऊंगा, हिंदी में लिखाऊंगा, दोबारा लिखाऊंगा, इसलिए जो है मैं यहाँ उसको स्किप करने वाला था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा बताएंगे और अभी बता देते हैं। कोई भी एक वैल्यू को, एल को, रियल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। यदि कोई भी एप्सिलॉन, अब एप्सिलॉन क्या है, वी डोंट नो अबाउट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब बहुत ही छोटी। तो जब एक मान एल और सीक्वेंस के बाकी मान, उनका बीच का डिफरेंस करें, और ये जो मॉड लगा है इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिफरेंस, है ना। तो पॉजिटिव डिफरेंस चाहे ये आप mn कुछ भी रख लो, आप m को बड़ा से बड़ा छोटा छोटा कुछ भी रख लो, तो ये जो डिफरेंस है हर बार क्या आता है, बहुत ही छोटा डिफरेंस आता है। मतलब पूरा सीक्वेंस एक जगह आके टिक जाती है। जब सीक्वेंस किसी बिंदु पर आके टिक जाए, उसके आगे सीक्वेंस की अस्तित्व खतरे में आ जाए, इसको बोलते हैं लास्ट बिंदु। यही जो है उसका क्या है, सीमा है ना। मैं कल इसको एक वेन डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, आप अच्छे समझ पाओगे। फिलहाल आप डेफिनेशन लिख के रखना, और हर टीचर अपने
अपने तरीके से बताता है, मैं भी कोशिश करूँगा अपने तरीके से चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन करने का, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। इतने सारे हमारे पास नोट्स अवेलेबल रहेंगे, ई बुक में अवेलेबल रहेंगे, PDF अवेलेबल रहेगा, जिससे आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हो। और अभी जो युग चल रहा है, टेक्नोलॉजी का ये ज़माना है, इस ज़माने में जो है किसी भी प्रकार के ज्ञान से वंचित आप रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। ना आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। इतने बड़े क्लास के बच्चों को जहाँ इंटरनेट, जहाँ गूगल, चैट GPT, यूट्यूब सारे जो है प्रकार के प्लेटफॉर्म है जहाँ नॉलेज मिलता है, वहाँ आपको कोई बकवास बातें करेंगे तो आपको पकड़ में आ जाएगा, आप समझ जाएंगे कि चीज़ें बेकार लिखी गई हैं, है ना। तो ये जो चीज़ें लिखी गई हैं ये MSc के जो डेफिनेशन है, BSc के डेफिनेशन है, उनमें मैं थोड़ा तोड़ मरोड़ करके इम्प्रूव करके ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रस्तुत करता हूँ, ताकि हर विद्यार्थी को समझ आए। भाषा शैली को मैं थोड़ा सिंपल रखता हूँ ताकि हर विद्यार्थी समझ पाए, ऐसे करके। तो कल के क्लास में हम दोबारा चर्चा करेंगे लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, और साथ साथ लिमिट के कॉन्सेप्ट के कारण से जो है आगे सीक्वेंस का क्या रूप होगा, किस तरीके से सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी की बात होगी। कल का क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कल का क्लास आपके लिए इतना उपयोगी होगा कि एक क्वेश्चन पेपर में जो आने वाला है एक थ्योरम, उस थ्योरम को आप जो है ध्यान से देखेंगे, जानेंगे, आपकी परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको सिखाया वो आपको समझ आया होगा। लगातार आप जो है क्लास अटेंड करते रहेंगे, देखते रहेंगे, जानते रहेंगे, तो हर चीज़ें जो है आपको धीरे धीरे समझ आ जाएंगी, और 12th लेवल से आप धीरे धीरे जो है हायर एजुकेशन की जो लेवल है उस ओर आना चालू कर देंगे। दोनों में थोड़ा अंतर होता है। 12th में हमेशा न्यूमेरिकल पे फोकस करते हैं, सिलेबस वैसा बनाया भी जाता है ताकि आप डरे मत करके, जबकि हमारे जो हायर एजुकेशन जो होता है, कॉलेज में जो होता है, उसमें थ्योरेटिकल ज़्यादा कॉन्सेप्ट रहता है। आप जो है एग्जाम पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएंगे, इन थ्योरी से आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी यहां से थ्योरी से ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा और हमारे यहां का आप मॉडल पेपर बनाएंगे तो आपको जो है पेपर में लगभग 90% क्वेश्चन मॉडल पेपर का हमारा मिलेगा, और वही आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने सिखाया अच्छे से आपको समझ आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही विद्यार्थियों, इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।